जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने क्लास 2 तक का डिस्कशन कर लिया था और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसके वजह से मैं आगे का क्लास नहीं ले पा रहा था। और आज हम अपना सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे और सीखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, हम कम समय में क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो आते हैं हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, यदि a + b 25 और a - b 7 है तो a और b का मध्यानुपाती निकालें। मध्यानुपाती आपको निकालने के लिए a और b अलग अलग निकालना होगा। यहाँ दो इक्वेशन दे रखा है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a का मान जब निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को जोड़िएगा तो b से b कट जाएगा और बच जाएगा 2a। 2a बराबर 32 होगा, तो a आपका क्या निकल के आएगा, कहिएगा a 16 आ जाएगा। और b निकालिएगा तो दोनों को घटा दीजिए। दोनों को जब घटाइएगा तो b से क्या a से a कट जाएगा और 2b बचेगा। 2b बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 18 और b निकाल लीजिएगा तो 9 निकल जाएगा। तुरंत करना है एग्जाम में, ऐसे जोड़ के आधा घटा के आधा। अब a और b का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला है, आप कहिएगा √√ab। तो a की जगह 16 और b की जगह 9, बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12। कहाँ है 12, आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करना था, ना कि आप लिखते कि इतना समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर फिर घटाने पर। वैसे नहीं करना है, वैसे में केवल क्या होगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा और क्वेश्चन को कम समय में आप नहीं कर पाइएगा। आप केवल इस क्लास में बने रहिए तो आप कुछ न कुछ सीख के वैसा जाइएगा जो अदर बच्चे से आपको आगे कर सके। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आगे थ्योरी यहां पे सारा लिखा हुआ है। जब ए बी दिया हो तो मध्यानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला है, √√ab। और तृतीयानुपाती के लिए क्या है, b²/a। और तीन संख्या a b c दिया हो तो चतुर्थानुपाती पूछेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, b × c बट्टा में a। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप कितना है, √432 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। विकर्ण क्या होता है, कहिएगा √3 × भुजा। कितना दे रखा है, √432। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 या गुने भुजा, अब बराबर में इसको क्या लिखिएगा, 144 × 3 होता है 432। तो 144 का 12 बाहर आएगा और अंदर क्या बचा रहेगा, √3। √3 से √3 कैंसिल। a का मान कितना निकला, 12 निकल गया। अब क्या पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है घन का। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी भुजा 12, तो 12 का क्यू। 12 का क्यू क्या होगा, 1728। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे यहां पे भी इसका कॉन्सेप्ट सारा लिखा हुआ है, घन का कि घन का आयतन भुजा क्यू और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × भुजा स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर और विकर्ण बोले तो √3 × भुजा। सारा यहाँ पे आपके लिए लिख के लाया हुआ है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर घन से पूछा जाए तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को कम समय में कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, यहां तो बड़ी संख्या बट्टा छोटी संख्या है, ये आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करना है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से ही कर देना है। कैसे करना है, तो कहा जा रहा है उन दोनों संख्या के योग का 15% उस संख्या के अंतर के बराबर है। तो आप इस ऑप्शन में देखिएगा तो योग कितना है, तो कहिएगा योग 30 है। और योग 30 है और 30 का आप क्या निकालिएगा, 15%, तो 15/100 कर लीजिएगा और यहाँ काटिएगा तो ये कितना आएगा, 4.5 आएगा।
और इसके बीच अंतर कितना है, 6 है, तो बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। और इस ऑप्शन को देखिएगा तो योग कितना है, आप कहिएगा 40 है, और 40 का 15% निकालिएगा तो 15/100, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। यानी योग का 15% 6 आया, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो कहिएगा यस 6 है। ऑप्शन से ऐसे करना था। 2 ऑप्शन तो वैसे आप काट लिए, बोल रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या का अनुपात बताइए, तो ऊपर छोटी होना चाहिए, यहां दोनों बड़ी है। अभी 2 ऑप्शन बचा, तो ये 2 ऑप्शन को ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि किन में उसका अंतर उसके योग का 15% है। वैसे सभी क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बेसिक से करने जाएंगे, आपको बेसिक से नहीं करना है। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है मशीन, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटा और 12 घंटा में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। ये क्वेश्चन 1100 यहां जो दिया है ना, केवल आपको फंसाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन यहां ये होना था कि मशीन ए जो है 9 घंटे में और बी 12 घंटे में एक कार्य कर सकते हैं, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो निकालेंगे तो यहां क्या है, ए कितना में कर सकते हैं, तो आप कहिएगा ए 9 घंटा में कर सकते हैं, और बी कितना में कर सकते हैं, तो बी 12 घंटा में कर सकते हैं। टोटल काम निकालिएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 36 आ गया। अब इसका क्षमता निकालिएगा, तो ये 4 क्षमता से काम करेगा प्रत्येक दिन, और ये 3 क्षमता से काम करेंगे प्रत्येक घंटा, का है कि यहाँ क्या है, घंटा में है। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तब जो समय लेंगे, समय इसी काम को करना है, काम क्या है 36 यूनिट, और इसी 36 काम को ये 4 क्षमता और यहाँ 3 क्षमता, यानी 7 क्षमता से काम होगा, तो कितना समय लग जाएगा, 36/7। कहाँ है 36/7, आपके ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे करना था, ना कि आप 1100 यूनिट को देख के घबरा जाते। घबराना नहीं था, वो केवल आपको फंसाने के लिए दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, और तीसरे दिन 6 घंटे में कितना 450 किलोमीटर की दूरी, पूरी दूरी तय करता है। 3 दिन में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करें। यानी प्रति घंटा जो आप औसत चाल निकालिएगा ना, कि 1 घंटा में कितना आप दूरी तय किए, तो वही कहलाता है औसत चाल। और यहां यह जा रहा है कि प्रति घंटा कितना दूरी तय किए वो बताइए। तो हमको क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बोले तो एवरेज वेलोसिटी। कुल दूरी आपका कितना है, तो 240 और 360, 240 360 और क्या है 450, और कुल कितना समय लगा, 6 घंटा, 8 घंटा और फिर 6 घंटा, यानी 6 घंटा, 8 घंटा और 6 घंटा। सबको जोड़ लीजिएगा तो 360 और 240 600, और 600 में 450 को जोड़िएगा तो कितना होगा 1050 और बट्टा 20, 0 से 0 कट गया, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आया, औसत चाल आया। यानी इसका औसत चाल जो था 1 घंटा में 52 किलोमीटर दूरी जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होता 52.5। कितना जा रहा है 1 घंटा में, 52.5 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, आप कहिएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। सभी का मान आप यहां रख दीजिए, तो कहिएगा पाई का मान 22/7 और आर कितना है, तब 5 है, और यहां रखिएगा आर। एल कितना है, तो कहिएगा एल 16 दे रखा है, जोड़िएगा 16 5 21, 7 से काट लीजिएगा 3 बार में। अब आपका क्या होगा 110 और गुने 3, तो आंसर क्या आएगा 330।
कहाँ है 330? आपके ऑप्शन नंबर बी में। ये तो हो गया बाय फॉर्मूला। अगर यही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में होता तो आप सबसे पहले क्या करते, 11 का मल्टीपल ढूंढते कि कौन सा ऑप्शन मेरा 11 से कट रहा है। तो आप अपने ऑप्शन को देखते तो आपका केवल एक ही वैसा ऑप्शन था 330 जो 11 से कट रहा है। तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाता, 330। जब भी आपके सामने मेंसुरेशन का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, हमेशा 11 का मल्टीपल ढूंढना है। वैसा क्यों करना है वो समझिए, क्योंकि मेंसुरेशन के मैक्सिमम प्रश्न में पाई आता है। पाई, और पाई का मान 22/7 होता है। तो 22 से किसी को गुना करते हैं तो 11 का भी गुणज होगा, यानी 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन वही चेक करेंगे जो 11 से कट जाए। जो भी ऑप्शन 11 से कटा वो आपका आंसर होगा। अब कहिएगा दो ऑप्शन 11 से कट जाएगा तो क्या करेंगे, तो फिर बाय फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि हम बाय फॉर्मूला सॉल्व किए और फिर ऑप्शन से भी देखे कि कौन सा मेरा आंसर हो सकता था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का टाइम एंड वर्क का। अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ एग्जाम में इस मेथड का प्रयोग करके हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटा में पूरा कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करे जिसमें ए बी सी मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। यानी ए बी, बी सी और सी ए अलग अलग एक काम को करने में 50 घंटा, 75 घंटा और 25 घंटा लेते हैं। जब तीनों मिल जाएंगे तब उस काम को करने में कितना समय लगेगा ये आपको मालूम करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए और बी आ रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं, तो आप कहिएगा 50 घंटा लेते हैं। फिर बी और सी आते हैं तो इनको कितना समय लग जाता है, तो आप कहिएगा 75 घंटा ये लेके चल जाते हैं उस काम करने में। और फिर सी और ए आ रहा है तो वो काम करने में कितना समय ले रहा है, कहिएगा 25 घंटा में वो तीनों कर दे रहा है। अब तो टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम निकालने के लिए फिर से इसका एलसीएम, एलसीएम बोले तो लॉस, इसका लॉस कितना आएगा, आप कहिएगा 150। आप दोनों का क्षमता निकालिए कि ए बी किस क्षमता से काम कर रहे होंगे प्रत्येक घंटा। तो ए बी का क्षमता क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 75 है यहाँ तो ये 2 होगा, और यहाँ 25 है तो यहाँ क्षमता क्या होगा, 6 होगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। यानी 2A 2B 2C का क्षमता मालूम चल जाएगा। तो वो कैसे निकालिएगा, तो 3 और 5 और 6 11, यानी 2A 2B 2C का क्षमता कितना है, 11 है। तो A प्लस B प्लस C का क्षमता निकालिएगा तो 11/2 होगा। यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 11/2 क्षमता से काम करेंगे, यानी 5.5 के क्षमता से काम करेंगे। और काम कितना है आपका, तो यही काम 150 है। और क्या पूछा जा रहा है कि कितना समय लेंगे। तो आप सबसे पहले काम लिखिए, क्या काम था, 150। और तीनों जब मिल के काम करेंगे तो 11/2 क्षमता से काम करेंगे। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 300/11 घंटा में मिलके काम कर देंगे। कहाँ है 300/11, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 300/11। अब इस चीज को बेसिक से लिखना नहीं था कि 2A 2B 2C का क्षमता 11 है तो A प्लस B प्लस C का क्षमता 11/2 होगा। ये सब चीज माइंड में करना है और क्लास को अच्छे से करना है। फिर इसको जाके रूम पर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। और आप इस क्लास में अगर बने रहते हैं तो कुछ न कुछ बेहतर जरूर सीखेंगे और अगले बच्चे से आगे जाएंगे और सिलेक्शन लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा अपना। आपका अगला क्वेश्चन है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 में 5 केजी कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, 25%, और महिला 200 में कितना कम खरीदी है, 5 केजी कम खरीदी है। वास्तविक सी बात है कि अगर मूल्य बढ़ गया, आप उतना ही पैसा है आपके पास तो आप कम सौदा खरीद के लाइएगा,
और कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा, तो 25%, यानी 25% मूल्य बढ़ा और आप 25% पैसा को भी बढ़ा देते तो 5 केजी सामान खरीद सकते थे। यानी कितना पैसा आपको बढ़ाना होता, 25%, तो 200 का क्या निकालिएगा, 25%, तो 200 का 25% जब आप निकालिएगा तो 50 आएगा। यानी 50 रुपया आप बढ़ा देते तो वो 5 केजी सामान जो कम लाए वो 5 केजी ले आते। कितना रुपया बढ़ाने से, 50 रुपया बढ़ाने से। यानी कि उस 50 रुपया में कितना सामान लाते, 5 केजी। तो दाम निकालना है तो क्या करते, 50 और बट्टा में 5, बढ़ा हुआ मूल्य कितना आएगा, 10 रुपया प्रति केजी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, लिखना भी नहीं पड़ता। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन आप अपने बुद्धि तकनीक का प्रयोग करते हैं तो इस क्वेश्चन में लिखना भी नहीं था। 25% दाम बढ़ा तो 25% रुपया कितना आया, 50 आया। यानी वो 50 रुपया हमको बढ़ाना था, 50 रुपया हमने नहीं बढ़ाया, जिस कारण से 5 केजी कम लाए। यानी 50 रुपया रहता तो 5 केजी लाते, तो मेरा बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 10 रुपया प्रति केजी है। कितना आसानी से कर लिए इस क्वेश्चन को। और आप अपना अगला क्वेश्चन अब देखिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 110 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच का मान कितना दे रखा है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबका मान आप रखते जाइए, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर आपको मालूम नहीं है, आर निकालिएगा और आर का 2 गुना करके अब व्यास निकाल लीजिएगा। ऊंचाई कितना है, तो कहिएगा 14 सेंटीमीटर है, बराबर में 110 है। अब काटम कुटी खेलेंगे यहां से, तो ऊपर से ऊपर कटेगा, 22 से इसको काट लीजिएगा 5 बार में, और यहां 7 से काटिएगा, 7 दूना 14, तो यहां क्या बचेगा, 4r, और r निकालेंगे तो 5/4। ये तो आपका त्रिज्या निकल गया। हमको निकालना क्या है, व्यास निकालना है। व्यास बोले तो d, यानी डायमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 और त्रिज्या कितना निकाले हैं, 5/4, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। आपका क्या आंसर हो गया, 2.5। क्या निकाले, व्यास निकाले। कितना आसानी से निकाल लिए, फॉर्मूला लगाए और आंसर प्राप्त कर लिए। वैसे जीडी में इस टाइप के ही कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो केवल फॉर्मूला के मदद से बन जाता है, और बाकी कुछ 3 से 4 क्वेश्चन वैसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, या सभी बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। हम आपको भरोसा देते हैं कि आप क्लास में बने रहिए, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आप करते रहिए, तो आप वो जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं, उस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में करते हुए पेपर को 14 से 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। और आप अगर थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करें, तो आप पेपर को 12 से 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य है। 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य है। एक महिला सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, और एक पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है। पूरे क्लब की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप गुना भाग करके निकालने जाइएगा, टोटल आयु बटा टोटल संख्या कीजिएगा। लेकिन आपको हम रेशियो से इस क्वेश्चन सिखाते हैं कि रेशियो से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रेशियो से बनाने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में नंबर का रेशियो ले लीजिए। नंबर किसका, तो 90 महिला सदस्य। आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है नंबर का। वो मैन है और कौन है, तो आप कहिएगा मैन है, और नंबर का क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो 90 महिला और 60 पुरुष है, रेशियो लीजिएगा तो 90 अनुपात 60 को काटिएगा तो 3 अनुपात क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यानी महिला 3 है और पुरुष 2 है। टोटल जोड़िएगा तो टोटल कितना है, तो कहिएगा टोटल अनुपात में 5 है। अब महिला सदस्य की औसत आयु कितनी है, कहिएगा 35 है, तो इनके सामने 35 लिख लीजिए।
पुरुष सदस्य की औसत आयु कितनी है, तो आप कहिएगा 45 है, तो यहाँ पे आप 45 लिख लीजिए। और इनके बारे में नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं कि x होगा। यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, गुना करते जाइए। अब इसको क्या करना है, गुना कीजिए। तो 35 को 3 से गुना कर लीजिएगा तो 105, और प्लस 45 को 2 से गुना कीजिएगा तो 45 दूना 90, और बराबर में क्या कहिएगा, 5x है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 105 और 90 तो क्या आएगा, 195, बराबर क्या होगा, 5x, और x निकालिएगा तो x कितना आ जाएगा, 39। यानी पूरे क्लब की औसत आयु कितनी है, 39 है। क्या इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करते ना, और यहाँ देखें रेशियो से भी इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में किया जा सकता था। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड लगाना था, रेशियो मेथड लगाना था। कितना आसानी से कर पाएंगे रेशियो मेथड लगा के। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी 800 रुपया में खरीदी जाती है और 1100 रुपया में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखेंगे डायरेक्ट बोलेंगे 37.5%। कहिएगा कैसे, 800 का कुर्सी था, 1100 में बेचे, कितना का लाभ लिए, आप कहिएगा 300 का लाभ लिए। क्रयमूल पर लाभ निकालेंगे ना, क्रयमूल 8 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। क्या निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत। अब 3/8, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, और 3/8 का आपका फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि 37.5% होता है, यानी 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप 3/8 को याद रखिए या फिर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में समय लग जाएगा, और याद रखते तो क्वेश्चन देखते कि 300 का प्रॉफिट है 800 पर, यानी 300/800, 3/8 होगा, और 3/8 का प्रतिशत मान होता है 37.5%। बहुत कम समय में कर लेते। अब अपना आगे का क्वेश्चन देखिएगा। एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, यानी बस जो है ना बाइक से 20% तेज चल सकती है। कौन है, एक बस है और एक बाइक है। एक बस है और एक बाइक है। बस जो है ना वो बाइक से 20% तेज चल सकती है। यही कहा गया है ना कि एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। बाइक की चाल क्या होगी। अब देखिए दोनों का चाल तो अलग अलग है, और 60 किलोमीटर दूरी जाने में दोनों को समय बराबर लगा, यानी सेम समय पर वहां पहुंचे हैं। तो बीच में एक को रुकना पड़ा होगा। किसको रुकना पड़ा होगा, जिसका चाल ज्यादा होगा वो थोड़ा देर रुक गया होगा और फिर गया होगा, तो सेम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। और गंतव्य की दूरी कितनी है, तो आप कहिएगा 60 किलोमीटर है, यानी दूरी कांस्टेंट है। दूरी क्या है, नियत है। तो जो रेशियो चाल का होगा ना उसी का उल्टा रेशियो किसका होता है, समय का होता है। जब दूरी कांस्टेंट हो तो समय का रेशियो क्या होगा, यानी बस को 5 यूनिट समय लगा और बाइक को 6 यूनिट। इनके अंतर कितना है समय में, तो आप कहिएगा समय में अंतर है आपका 1 यूनिट, यानी यही 1 यूनिट अनुपात में 1 किसके बराबर है, आप कहिएगा 10 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है, तो 10 मिनट के बराबर है। और बाइक की चाल पूछा जा रहा है, तो बाइक को जाने में कितना समय लगा इस 60 किलोमीटर दूरी को, ये मालूम कीजिए। तो बाइक के समय कितना लगा, 6 यूनिट, तो इसलिए 6 यूनिट का मान निकालिएगा तो कितना मिनट, 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटा लगा होगा। और 1 घंटा कितना दूरी जाने में, 60 किलोमीटर दूरी जाने में। तो अब क्या निकालिएगा, चाल निकालिएगा। चाल बराबर क्या कहिएगा, दूरी बट्टा समय। 60 और समय लगा 1 घंटा, यानी चाल कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे आप देखते कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी जा रहा है, तो उसका चाल भी क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपके ऑप्शन नंबर ए में। हालांकि हमको यहाँ लिखना है, फिर आपको समझाना भी है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है।
लेकिन आप पेपर में इसी क्वेश्चन को करते तो इस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकेंड में आप कर सकते थे। वहां आपको केवल क्या करना है, रेशियो बनाना है, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। यहां पर तो हमको समझाना भी पड़ता है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 13। ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी सा प्रश्न है कि 40 इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो 6 चौके 24 और 24 माइनस 2 तो माइनस में 26 और 16 में से 26 को घटाएंगे तो माइनस में 10 और माइनस 10 और माइनस के साथ गुना होके प्लस बन जाएगा तो प्लस 10 और 14 10 24 और 24 में से फिर 20 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस में 4 और माइनस 4 माइनस से गुना होकर प्लस 4 बनेगा और प्लस में क्या है 40। आपका आंसर क्या होगा 44। जब भी सिंप्लीफिकेशन का इतना इजी सा प्रश्न आए तो आपका पेन नहीं उठना चाहिए, माइंड से करके आंसर निकाल देना है, जैसे अभी हम यहां पे किए। अब अपना क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोला का, यानी लेटरल सरफेस एरिया। गोला का लेटरल बोलिए या टोटल बोलिए, क्या फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सबका मान बैठाइएगा तो पाई का मान कह रहा है 22/7। आर कितना है तो 14 सेंटीमीटर, 14 गुने 14। अब 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14। अब सबसे पहले तो 22 और गुने 4 गुने क्या कीजिएगा 14 दूना 28। अब इतना को गुना मत करने लग जाइए, सबसे पहले आप इकाई अंक चेक कीजिए। तो इकाई अंक चेक कीजिए, देखो 4 दूना 8। अब 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 8 64, यानी आंसर का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। और आंसर का इकाई अंक 4 होने के साथ साथ मेरा आंसर जो है 4 का गुणज भी होगा, काहे कि 4 से गुना होके आंसर आ रहा है तो आंसर जो भी होगा वो 4 से कटेगा। तो क्या आपका ये 4 से कट रहा है तो कहिएगा लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटा, यानी ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो आपका आंसर क्या होता 2464। अब बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको गुना करने लग जाते हैं, वो चेक ही नहीं करते हैं कि क्या हम यूनिट डिजिट लगाएं या फिर डिजिबिलिटी लगाएं, यानी विभाज्यता लगाएं। हम क्या किए, पहले तो यूनिट डिजिट लगा लिए और फिर विभाज्यता लगा लिए और आंसर कर लिए। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता है कि आप सभी क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करें, गुना भाग करें, वो तो सभी बच्चे कर सकते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं। आपको कम समय में करना है तो क्या आप उसके अंदर के चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं, क्वेश्चन बनाते समय जो कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशन को कम समय में कर पाते हैं, वो केवल चेक किया जाता है एग्जाम में। और आप इस तरह से करते हैं तो कम समय में आप कर पाइएगा। आप यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ, आप अवश्य ही एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को कर पाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्या है 8, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में देखिए तो क्या है, आप कहिएगा 120 है। अब 120 तो 32 से कट नहीं रहा है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 144 है तो 144 आपका 20 से कट नहीं रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब 160 को देखिएगा तो 160 सभी से कट जाएगी, यानी आपका आंसर क्या होगा 160 होगा। ऑप्शन से भी क्वेश्चन को करना है, बेसिक पर नहीं जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। अब जहां बेसिक पे जाना होगा वहां तो हम जा सकते हैं, लेकिन जहां बेसिक की कोई जरूरत नहीं है वहां पे हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। अब यही क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है तो कह रहा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताइए। यानी दुकानदार 55 टॉफी बेचा और 55 टॉफी बेचने से उसको 11 टॉफी का लाभ हो गया। 55 बेचा और 11 का लाभ हो गया, इसका यह मतलब है कि वो 44 टॉफी ही खरीदा होगा उतना रुपया में। ये वस्तु का केस है कि 55 वस्तु बेचा और 11 वस्तु का लाभ हो गया, तो वो खरीदा कितना वस्तु होगा, उतना में 44 वस्तु ही खरीदा होगा, तभी तो 55 बेचने से 11 का लाभ रहा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना है, कितना का लाभ 11 का।
बेचा 55 और 11 का लाभ है तो लाभ के केस में घटा देना है, यहाँ 44 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 1/, क्या कीजिएगा 4 होगा और 1/4 बोले तो 25%। कहाँ है 25%? ऑप्शन नंबर बी में। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप जानते तो आप डायरेक्ट देखते 11/44 करते और 1/4 बोलते 25%। 3 से 4 सेकंड का ये क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता और देखते आप, फटाक से आप ऑप्शन लगा के अगला क्वेश्चन पे चले जाते। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य है। अब यहां भी फिर आपको बेसिक से करने नहीं जाना है, वही जो रेशियो वाला मेथड बताए थे वही करना है। फर्स्ट प्रकार के दाल और क्या है सेकेंड प्रकार के दाल किस अनुपात में मिलाया गया है, तो आप कहिएगा 2:3। टोटल दाल कितना होगा, अनुपात में 5 होगा। अब फर्स्ट प्रकार के दाल के लिए क्या मूल्य था 80, तो आप इसके सामने लिख लीजिए 80। सेकेंड प्रकार के दाल के लिए क्या मूल्य है, तो आप कहिएगा 95, तो 95। टोटल का निकालना है तो मान लेते हैं टोटल का x होगा, फिर वही अब गुना करते जाइए। तो 80 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 160 आएगा, और 95 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 285, बराबर में क्या होगा 5x। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा ना 160 और 285 को, तो आपका क्या आ जाएगा 60 और 40 200, 400 क्या होगा 45, यानी 445 बराबर क्या लिखिएगा 5x, और यहां से जब x निकालिएगा तो 89 आ जाएगा। कहां है 89, आपके ऑप्शन नंबर डी में। क्या आप बताइए इससे पहले इस प्रकार के प्रश्न को आप इस मेथड से करते थे या फिर बेसिक से करने चले जाते थे, जो एवरेज का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से नहीं करके रेशियो लगा के हम कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने साथी दोस्त के साथ शेयर कीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न देखो कैसे किया जा सकता है, और आप लोग हमारे इस क्लास में बने रहिए। स्मार्ट तरीके से, बेहतर तरीके से सलूशन करेंगे और एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को करके आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक किस चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। जिस क्षण वे मिलेंगे, वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, उसके बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। अच्छा, दोनों ट्रेन जब मिलेंगे तो मिलने के बाद वो दोनों को पार करेंगे, तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेंगे तो उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, दोनों के लंबाई का योग। और दूरी बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल गुने समय। तो दूरी क्या होगा, तो आप कहिएगा दोनों के लंबाई का योग, यानी 140 और 160 क्या हो जाएगा, तो कहिएगा टोटल दूरी 300। अब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक उधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है, तो सापेक्ष चाल लगाएंगे। जब दो व्यक्ति दौड़े समान दिशा में तो सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में तो सापेक्ष चाल। और कैसे निकालते हैं सापेक्ष चाल, जब समान दिशा में दोनों व्यक्ति जा रहा हो तो सापेक्ष चाल उनके चालों का अंतर होता है, और जब विपरीत दिशा में दोनों व्यक्ति जा रहा हो तो सापेक्ष चाल उनके चालों का योगफल होता है। तो यहाँ एक उधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, तो सापेक्ष चाल उनके चालों का क्या होगा, योग होगा। तो 40 और 50 को जोड़िएगा तो 90, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी मीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में ले आएंगे। और कितना समय लगा, अब काटा कुटी खेलिएगा आप, तो यहाँ काटिएगा तो 18 पंचे 90, 25 और 25 से इसको काट लीजिएगा तो 12 बार में, यानी आपका कितना समय लगता 12 सेकेंड। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो आप बताइए इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता इस तरीके से।
बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाते। इसलिए कहते हैं आप केवल मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को कम समय में कैसे करना है वो आपको हम सिखाएंगे, और एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, अगले बच्चे से कैसे आगे होना है, ये सभी चीज हम आपके साथ मिलकर करेंगे। केवल आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दो साथी के को बताइए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी कम समय में क्वेश्चन को कर पाए। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ था 12 सेकेंड, तो आप कहते हो ऑप्शन नंबर सी में था 12 सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे देख लीजिएगा कि जब दो व्यक्ति यहाँ समान दिशा में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल क्या बताए कि चालों का अंतर, और जब विपरीत दिशा में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल चालों का योगफल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, कहिएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, अंततः उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची। यानी हमको क्या निकालना है, अंततः विक्रय मूल्य, सामान का दाम क्या था, आप कहिएगा 1 लाख दाम था, कितना छूट दिए फर्स्ट बार में 20%, तो 20% छूट दिए, इसका मतलब 80% पर दिए। कोई सामान किसी भी मूल्य का है वो अपने आप में 100% पे है, और जब आप वहां से 20% छूट दे दिए यानी 80% पर दिए, और उसके बाद आप नहीं माने, उसके बाद आप इस मूल्य पर भी 10% का छूट दे दिए, तो 10% का छूट दिए यानी इसके बाद आप इसको कितना पर दिए 90% पर दिए, तो 90 बट्टा क्या करना है 100 करना है। नीचे में 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो कैंसिल। अब यहाँ क्या कहिएगा 8 में 72 और 72 पर 3 जीरो, कहाँ है 72 पर 3 जीरो, आपके ऑप्शन नंबर बी में। केवल एक लाइन का क्वेश्चन था, आप माइंड में कैलकुलेशन अगर कर सकते हैं तो इन सब प्रश्न को माइंड में भी कर सकते थे। अब आप अपना आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन ये रिमाइंडर थ्योरम का है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में तो छोड़ के ही आएंगे अगर उनको कॉन्सेप्ट रिमाइंडर का नहीं मालूम है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या होता है कि इतना इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष बताइए। अब 9 से भाग दे रहे हैं ना, तो ऊपर जो आपका लिखा हुआ है 2 का पावर 305, 2 को ना आप ऐसा बनाइए ताकि वो 9 से 1 ज्यादा हो जाए या फिर 9 से 1 कम हो जाए। तो आप 2 को 8 बना सकते हैं 2 का पावर 3 करके। तो 2 का पावर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 का पावर 2 और गुने 2 का पावर 303, और प्लस में क्या है 303 है। भाग किससे देना है, आप कहिएगा 9 से भाग देना था। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो 2 का पावर 2 तो ये 4 हो गया, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 2 का पावर 3 बना लीजिएगा यानी 8, और 2 का पावर जब इसमें से 3 निकाल लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 101 बच जाएगा, और प्लस में क्या है तो कहिएगा 303 है, और बट्टा में क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा। अब इसको भाग दे लीजिएगा तो 4 और गुने इस 8 में 9 से भाग दीजिएगा तो माइनस का 1, शेष प्लस में भी आता है और शेष माइनस में भी आता है, लेकिन फाइनल मेरा आंसर जो होता है, फाइनल शेष जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं अपने सुविधा के लिए शेष को हम माइनस में भी ले सकते हैं। तो 9 से भाग देना था 8 में, या तो शेष 8 बोलिए या फिर माइनस का 1 बोलिए, यानी 1 और वहां होता तो 9 विभाजित कर देता, लेकिन 8 है 1 कम है, शेष क्या होगा -1 होगा। अब -1 का पावर फिर हमको क्या करना है, तो आप कहिएगा -1 का पावर हमको करना होगा फिर कितना 101। अब 101 कीजिए, -1 का पावर चाहे कुछ भी कर लीजिए, -1 है तो वो ज़्यादा तो अब देने वाला है नहीं, लेकिन जब -1 का पावर विषम होता है तो मान क्या आएगा -1 आएगा। तो अब आगे क्या लिखिएगा 4 गुने -1 और प्लस में 303, किससे भाग देना है 9 से, -4 और प्लस क्या लिखिएगा 303, किससे भाग देना है 9 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 299 को 9 से भाग देना है, क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है, यानी शेषफल निकालना है। तो आपका शेष क्या आ जाएगा 2 आएगा। कहाँ है 2, आपके ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ तक अगर आपको समझ आया है
तो आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में।